नमस्कार। आज हम वस्त्रोपयोगी रेशों की कुछ अन्य द्वितीयक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ द्वितीयक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे की विशेषताओं को पढ़ेंगे। द्वितीयक विशेषताओं में पहले हम 4 पढ़ चुके हैं। 5वीं विशेषता है घर्षण प्रतिरोधक क्षमता यानी एब्रेजन रेजिस्टेंस। किसी दूसरी सतह से रगड़ने के कारण वस्त्र या रेशे का फटना या टूट जाना घर्षण कहलाता है। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, रगड़ के कारण रेशे फट गए हैं, कपड़ा खराब हो गया है। घर्षण प्रतिरोधक क्षमता रेशे या वस्त्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन उपयोग में आते हुए विभिन्न प्रकार की रगड़ तथा घर्षण के कारण होने वाली टूट फूट से स्वयं को बचाता है। यदि कोई वस्त्र या रेशा विभिन्न प्रकार के घर्षण बलों से नष्ट हुए बिना या स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना बचा लेता है या इन बलों को सहन कर लेता है, तो यह कहा जा सकता है कि वस्त्र या रेशे की घर्षण प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। काम में लेने पर वस्त्र गंदे हो जाते हैं और उनकी धुलाई करना जरूरी हो जाता है। तो जब भी हम वस्त्र को काम में लेते हैं और उस पर गंदगी लगती है या वो गंदे हो जाते हैं, तो उस समय पर वस्त्र को रगड़ना पड़ता है। और खास करके आप देखते होंगे वो हिस्से जो दूसरी सतहों से ज्यादा टच होते हैं, जैसे साड़ी के फॉल का हिस्सा या शर्ट की कॉलर का हिस्सा या आस्तीन का कफ वाला स्थान, यहाँ पर कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, अत्यधिक गंदे होते हैं और वहां उन्हें हाथ या ब्रश से रगड़ना आवश्यक हो जाता है। तो अगर उसकी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तो इन स्थानों पर से कपड़े जल्दी फट करके खराब हो जाएंगे। और इसके अलावा जब हम वस्त्र को साफ करते हैं तो उसमें निचोड़ना भी पड़ता है, रगड़ने के साथ साथ सुखाना भी पड़ता है, प्रेस भी की जाती है और तह भी बनाई जाती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में भी वस्त्र पर रगड़ या घर्षण होता है। जब भी हम वस्त्र को काम में लेते हैं तो वस्त्र में 2 तरह के घर्षण होते हैं विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण। पहला है सपाट या साधारण घर्षण, सिंपल एब्रेजन। जब एक सतह चपटी सतह दूसरी चपटी सतह के साथ में रगड़ खाती है, जैसे जीन्स या पैंट में जांग वाला भाग, तब इसे सपाट या साधारण घर्षण कहा जाता है। दूसरा होता है मोड़ वाला घर्षण। जब कोई वस्त्र मुड़ने या झुकने पर दूसरी सतह के साथ में रगड़ खाता है, जैसे कोहनी या घुटने वाले स्थान पर, या जैसे स्कर्ट की प्लीट्स आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, या साड़ी की प्लीट्स, इन जगहों पर जब वो घर्षण होता है तो उसे कहा जाता है मोड़ वाला घर्षण। वस्त्र की घर्षण प्रतिरोधकता रेशे के संगठन पर, उससे बनने वाले धागे पर और वस्त्र के निर्माण की प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। मतलब किस तरह की संगठन उस रेशे का है और धागा किस विधि से, किन प्रक्रियाओं से बनाया गया है, और वस्त्र निर्माण के लिए भी कौन सी तरीकों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में हम बाद में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही अगर रेशा आंतरिक रूप से सघन है यानी मजबूत है, या अंदर उसके खाली स्थान बहुत कम है, साथ ही प्राकृतिक रूप से वो अनम्य है यानी प्लायबल है, आसानी से मुड़ने वाला है, और इसके साथ साथ उसकी सतह लंबी और चिकनी हो, सतह की जो संरचना है यानी उसमें बहुत सारे रेशे नहीं निकले हुए हैं बाहर, या किसी तरह के किनारों पर छोटे छोटे रोए जैसी संरचना नहीं निकली हो, तो ऐसे में उसमें अच्छी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर वो लंबा है, चिकना है, तो अच्छा घर्षण प्रतिरोधक होगा। लेकिन अगर रेशा कठोर है तो रगड़ के साथ आसानी से टूट जाएगा, या खुरदुरा है तो भी रगड़ के प्रति वो रेशा उसकी सतह को नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर कठोर और खुरदुरा रेशा होगा तो वो हमेशा कम घर्षण को सहन कर सकेगा, या उसकी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी। इसके साथ साथ ही जो भी वस्त्र हम बना रहे हैं, तो उस बनाने की प्रक्रिया में उस पर जो भी रंजक यानी डाइज, जिन चीजों से, जिन केमिकल्स की मदद से वस्त्रों को रंगा गया है, उनका, और साथ साथ ही परिसज्जाएं अर्थात फिनिशेस भी, जिन तरह की परिसज्जाएं वस्त्र को दी गई हैं,
वो भी उसकी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि कुछ परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जो वस्त्र की सतह को चिकना और चमकीला बनाती है, तो ऐसी परिसज्जाएं घर्षण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी, और जो परिसज्जाएं रोएं डालने वाली या उसकी सतह को खुरदुरा बनाने वाली होती हैं, वो उसकी रगड़ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं। वस्त्र कितने समय तक चलेगा, कितना टिकाऊ रहेगा, ये अर्थात वस्त्र की आयु, वो उसके घर्षण के प्रति प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अतः लंबे समय तक चलने यानी टिकाऊपन के लिए वस्त्र की, धागे की और रेशे की घर्षण प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना बहुत जरूरी है। जो रेशे सामान्य रूप से वस्त्र निर्माण के लिए काम में लिए जाते हैं, उनमें नायलॉन एक ऐसा रेशा है जिसकी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक अच्छी होती है। अगली विशेषता है रेशे का भौतिक आकार यानी फिजिकल शेप ऑफ द फाइबर। रेशे के भौतिक आकार के अंतर्गत उसकी अनुदैर्घ्य काट, अनुप्रस्थ काट, ऊपरी सतह की संरचना, अनियमितताएं और औसत लंबाई, ये सभी गुण सम्मिलित किए जाते हैं। अनुदैर्घ्य काट का मतलब है कि वस्त्र को जब आप उसकी लंबाई में चौड़ाई में काट देते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ऊपरी सतह की कैसी संरचना है और क्या क्या उसमें सतह पर अनियमितताएं हैं, कुछ अलग स्थानों पर उसका अलग शेप तो नहीं है या उसमें कुछ और स्ट्रक्चर तो नहीं बने हुए हैं, वो सभी, और रेशे की औसत लंबाई कि वो कितना लंबा है यानी चौड़ाई के अनुपात में किस तरह का है, ये सभी चीजें उसके भौतिक आकार को प्रभावित करती हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसकी जो संरचना है, आकार और आकृति, ये सभी उसके भौतिक गुणों को और यांत्रिक गुणों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। मुख्य रूप से ये उसके भौतिक विशेषताओं को ही प्रभावित करने वाले गुण हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो रेशे की अनुप्रस्थ काट की आकृति में परिवर्तन करने के साथ ही परिवर्तित हो जाती हैं। अगर उसकी अनुप्रस्थ काट अनियमित है तो विशेषताएं अलग होंगी, और अगर वो नियमित है, गोलाकार है या अंडाकार है, तो उसकी विशेषताएं अलग होंगी। ये परिवर्तित होने वाले जो गुण हैं उसमें उसकी कोमलता, उसका कड़कपन, कितना वो हार्ड रहेगा, उसकी ड्रेपेबिलिटी यानी लटकनशीलता की शरीर पर जब हम उसको पहनते हैं तो उस समय वो किस तरीके से फॉल करता है, क्या उसका इफेक्ट आता है, उसकी क्रिस्पनेस यानी करारापन, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़े से एकदम सॉफ्ट नहीं होते हैं, थोड़े से अपनी शेप को मेंटेन करके करारे बने रहते हैं या क्रिस्पी बने रहते हैं, या उसकी फ्लेक्सरल रिजिडिटी यानी मोड़ने के प्रति जकड़न कि कितनी आसानी से वो मुड़ जाता है या कितना मुश्किल से मुड़ता है, ये विशेषताएं उसकी फिजिकल शेप यानी भौतिक आकार पर निर्भर करती हैं। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उनका भौतिक आकार अलग अलग होता है क्योंकि प्रकृति जिस तरह का बनाती है, जबकि जो भी मानवकृत रेशे हैं यानी मैनमेड फाइबर्स हैं, उनको क्योंकि हम उनके पॉलीमर घोल को स्पिन रेट से गुजारते हैं, इसके भी निर्माण की विधि को हम बाद में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो उस स्पिन रेट का जो भी आकार है, उसके छेदों का जो भी आकार है, उन पर निर्भर करता है कि इन रेशों का भौतिक आकार किस प्रकार का होगा। जैसे कपास के रेशों की अनुप्रस्थ काट किडनी के आकार की होती है, ऊनी रेशों की अंडाकार या गोलाकार होती है और रेशम की त्रिकोणीय। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों की आप इस इमेज में देख सकते हैं। कॉटन ओवल या अनियमित आकार का है, वूल यानी ऊन ये ओवल या राउंड हो सकता है, सिल्क है वो ट्रायंगुलर है, लेकिन और अलग अलग रेशे अलग अलग आकार के हैं, जबकि नायलॉन बिल्कुल गोल है, रेयॉन बिल्कुल अनियमित आकार का या कांटेदार सी संरचना है। इस प्रकार से अलग अलग रेशों की अलग अलग जो भौतिक आकार हैं वो उनके गुणों को, विशेष रूप से उनकी सतही संरचना संबंधी गुणों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगली विशेषता है सूक्ष्मता या फाइननेस। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसके
अनुप्रस्थ काट की मोटाई को प्रदर्शित करती है, यानी जब हम उसको काटते हैं तो काटने पर उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात आएगा वो उसकी सूक्ष्मता कहलाता है। तो कितना मोटा है कोई भी रेशा, वो सूक्ष्मता कहलाती है। ये उसकी मोटाई और व्यास का एक तुलनात्मक नाप है और इसीलिए इसको कभी कभी हम कह देते हैं कि ये उसके अनुप्रस्थ काट का व्यास जो होता है वो सूक्ष्मता कहलाता है। जो भी वस्त्रोपयोगी रेशे हैं वो प्राकृतिक या कृत्रिम जैसे भी हों, उनकी आकृतियां भी हमने पिछली इमेज में देखा कि अलग अलग आकृतियां हैं, कभी भी एक सी नहीं है। जैसे ऊन का रेशा वृत्ताकार या अंडाकार है, जबकि कपास या रेशम अनियमित आकार के होते हैं। रेशम हालांकि त्रिकोणीय भी हो सकता है और अनियमित भी, तो इन रेशों की अनुप्रस्थ काट अनियमित होती है। तो इस तरह के रेशे जिनकी अनुप्रस्थ काट एक सी नहीं है, उनके लिए हम सूक्ष्मता को नापने के लिए एक निश्चित लंबाई ले लेते हैं और उस निश्चित लंबाई का द्रव्यमान लेकर के इस अनुपात को नापते हैं, तो इसे रेखीय घनत्व कहा जाता है। और इसकी जो इकाई है वो भार प्रति इकाई लंबाई होती है, यानी 1 मीटर लंबाई या 1 सेंटीमीटर लंबाई का कितना भार है वो उसका रेखीय घनत्व कहलाता है। मोटे रेशे जो भी होते हैं उनमें ये चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई जो होती है वो 700 गुना तक अधिक हो सकती है, कि अगर 1 मिलीमीटर चौड़ाई है तो लंबाई 700 मिलीमीटर हो सकती है, जबकि बहुत जो सूक्ष्म रेशे हैं फाइन फाइबर्स, उनमें यह 5000 गुना तक भी हो सकती है। सूक्ष्मता धागे और वस्त्र के गुणों को, विशेषताओं को और उनका क्या फर्दर एप्लीकेशन होना है, क्या अनुप्रयोग या उपयोग होना है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जो रेशे सूक्ष्म रेशों से जो धागे बनते हैं वो काफी समरूप होते हैं, यानी पूरी लंबाई में एक समान मोटाई, एक समान विशेषताओं वाले होते हैं और उनके निर्माण में कम ट्विस्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो नर्म और मुलायम भी होते हैं। जबकि अगर रेशा मोटा होगा तो उसे बांधे रखने के लिए, धागे के रूप में बांधे रखने के लिए ट्विस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके कारण जो भी धागे बनते हैं वो कड़क हो जाते हैं और कड़क होने की वजह से वो उतने कंफर्टेबल नहीं रहते, और यही गुण उन धागों से जो भी वस्त्र बनाए जाते हैं उनके अंदर भी आ जाते हैं। सामान्यतया सूक्ष्म रेशों से सूक्ष्म, कोमल, चिकने और समरूप धागे और वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि मोटे रेशों से, यानी जिन रेशों का व्यास अधिक है, उनसे जो भी धागे और वस्त्र बनते हैं वो मोटे और खुरदुरे होते हैं। सूक्ष्म रेशे आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि इनकी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, लेकिन सामान्यतया अधिक चलने वाले जो धागे होते हैं उनका निर्माण करने के लिए सूक्ष्म और स्टेपल, यानी जो लंबे ज्यादा होते हैं, छोटी लंबाई वाले और सूक्ष्म रेशों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म रेशों या फिलामेंट से बनने वाले वस्त्र छूने पर मुलायम महसूस होते हैं, वो अधिक लचीले होते हैं और उनकी लटकनशीलता यानी ड्रिपेबिलिटी अच्छी होती है, यानी बॉडी पर बहुत अच्छा फॉल करते हैं, और इसीलिए पहनने वाले वस्त्रों के निर्माण के लिए सूक्ष्म रेशों को अच्छा समझा जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, और उनसे बनने वाले धागों को भी अच्छा माना जाता है। तो पहनने के वस्त्र बनाने के लिए सूक्ष्म रेशों का या फिलामेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि मोटे रेशों से बनने वाले वस्त्रों का प्रयोग पहनने के लिए नहीं बल्कि अपहोल्स्टरी या फर्निशिंग्स के लिए किया जाता है। कपास के रेशे की सूक्ष्मता को नापने की इकाई माइक्रोग्राम प्रति इंच है, जबकि ऊनी रेशे के लिए सूक्ष्मता को माइक्रोन में नापा जाता है और 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर होता है, और मानवकृत रेशों के लिए इसकी इकाई डेनियर या टैक्स होती है। वस्त्र निर्माण या परिधान निर्माण के लिए, यानी पहनने के वस्त्रों के निर्माण के लिए काम में आने वाले रेशे, उनकी सूक्ष्मता सामान्यतः 5 डेसीटेक्स और यहां से लेकर के 15 डेसीटेक्स तक की हो सकती है, इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होती। वस्त्र निर्माण के काम में आने वाले रेशों की अगली विशेषता है कोमलता या सॉफ्टनेस।
कोमलता किसी भी वस्त्र को जब हम छूते हैं तो उससे संबंधित ये विशेषता है। वस्त्र के स्पर्श अनुभव के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको छूने पर वो या हमारे शरीर पर टच होने पर वो वस्त्र कैसा महसूस होता है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कुछ कहते हैं कि इसको कठोरता का विपरीत शब्द मान लेना चाहिए या कड़कपन का विपरीत शब्द मान लेना चाहिए। कुछ ही कहते हैं कि इस पर दबाव डालने पर ये कितना दबता है या इसकी कितनी मोटाई रह जाती है, उससे संबंधित जांच यानी थिकनेस टेस्ट के द्वारा इसको नापना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि इसकी मुड़ने की लंबाई, कितनी लंबाई पर ये अपने आप अपने वजन से मुड़ जाता है, अपने ही भार के द्वारा मुड़ जाता है, वो बेंडिंग लेंथ के द्वारा इसको नापा जाना चाहिए। वस्त्र की कोमलता कई अर्थ लिए हुए होती है। इसमें उसके दबने और मुड़ने की क्षमता या लचीलापन, ये सभी गुण भी सम्मिलित होते हैं और इस गुण के आधार पर किस तरह का उसका उपयोग किया जाएगा और कैसे उसकी देखभाल करनी है, ये सभी चीजें भी निर्भर किए जाते हैं। वर्तमान में हम जो भी कपड़े पहनते हैं या आधुनिक जो उपभोक्ता है उसको वस्त्र के अंदर या विशेष रूप से अपने पहनने वाले परिधान के अंदर फैशन के रूप में, फैशन एक एस्पेक्ट है लेकिन आरामदायकता या कंफर्ट बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, बहुत महत्वपूर्ण इसका फैक्टर है किसी भी चीज को खरीदते समय। तो पहली प्राथमिकता उपभोक्ताओं की होती है आरामदायकता और इसीलिए परिधान निर्माण में फाइबर सॉफ्टनेस की या कोमलता का बहुत ज्यादा महत्व है। वास्तव में कोमलता आरामदायकता के लिए अत्यंत जरूरी है और परिधान को खरीदते समय या परिधान के चयन करने और खरीदने वाले के निर्णय को उसकी कोमलता बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जो वस्त्र और परिधान शरीर के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं यानी बॉडी को डायरेक्ट टच होते हैं, वो बहुत कोमल होने चाहिए। जो भी पहनने के वस्त्र हैं और इसके साथ साथ ही जैसे हम बेड पर लेटते हैं तो जो भी बेडशीट या चादर है वो भी बहुत नरम होनी चाहिए। जिस टॉवल से हम अपने शरीर को पोंछते हैं वो टॉवल भी बहुत ही कोमल होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सतह को पोंछने के लिए या इधर उधर जितने भी वस्त्र पोंछने के लिए काम में आते हैं या किसी दूसरी सतह से उनका रगड़ या घर्षण की प्रक्रिया चल रही होती है, वो सभी वस्त्र बहुत नर्म होने चाहिए, कोमल होने चाहिए, वरना दूसरी सतह जिस पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं उस पर खुरदुरापन आ जाएगा या वो सतह खराब होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो भी कोमल सूक्ष्म वस्त्र होते हैं उनको परिधान के लिए काम में लिया जाना चाहिए और जो मोटे और खुरदुरे रेशे हैं उनका उपयोग दरी के लिए, कालीन निर्माण के लिए, चटाई के लिए, फुटमैट, डोरी, रस्सी, बोरी, टाट, चारपाई आदि इन सब चीजों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है रेशे का रंग। सामान्य रूप से ये बहुत ज्यादा उसकी भौतिक विशेषताओं को प्रभावित नहीं करता, लेकिन सौंदर्य के लिए और रंगाई के वक्त उसका कैसा शेड आएगा, इस गुण को रेशे का प्राकृतिक रंग बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो किस तरह का शेड आना चाहिए और किस तरह का हम चाहते हैं। प्राकृतिक रेशों का अपना एक विशिष्ट रंग होता है और संश्लेषित रेशों का भी अपना एक विशिष्ट रंग होता है। प्राकृतिक रेशों का जो भी रंग है वो उनकी विशेषताओं को और स्पेशली डाई शेड को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो जैसे हम इन इमेजेस में देख सकते हैं, कपास का रेशा है, इसका रंग सफेद, क्रीम, पीला या मटमैला कुछ भी हो सकता है। जिस स्थान पर इसे उगाया गया है, कैसी मिट्टी है, वहां का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, कितनी धूप आती है, इन सब चीजों पर रेशों का रंग निर्भर करता है। तो कपास के रेशे में ये अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। इसी तरह से ऊनी रेशा जो कि भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, तो भेड़ को किस तरह की डाइट मिल रही है, वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है और कैसे उसकी केयर हो रही है, उसके हिसाब से उसका कलर भी सफेद हो सकता है, भूरा, काला या स्लेटी, कई कलर्स उसमें भी हो सकते हैं। रेशम का रेशा नॉर्मली हल्का सफेद
या हल्का भूरा होता है, लेकिन कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिसमें वो गोल्डन कलर का यानी सुनहरे रंग का हो सकता है, और जबकि जूट का जो रेशा है वो भूरे रंग का होता है सामान्य रूप से। जो भी संश्लेषित या कृत्रिम रेशे हैं जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं पेट्रोलियम पदार्थों से या फिर सेल्यूलोजिक पदार्थों को मॉडिफाई करके या उनको कच्चे मटेरियल के तौर पे, रॉ मटेरियल के तौर पर काम में लेकर के हम बनाते हैं, तो उन रेशों का रंग हम अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा हमें चाहिए वैसा ही बना सकते हैं या बदल सकते हैं, क्योंकि हम उनके सॉल्यूशन में ही डाई पिगमेंट्स डाल देते हैं और उन पिगमेंट्स के द्वारा उनमें जैसा हम चाहें वैसा कलर ला सकते हैं। जैसे रेयॉन है, रेयॉन के रेशे पारदर्शी होते हैं, जबकि एक्रिलिक के रेशे सफेद या क्रीम हो सकते हैं। नायलॉन के रेशे ऑफ वाइट हो सकते हैं। पॉलिएस्टर के रेशे नॉर्मली सफेद होते हैं और कार्बन के रेशे काले रंग के होते हैं। जब भी हम रेशों को रंगते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, तो अगर उन पर कोई भी डार्क कलर है, गहरा रंग है या वाइट कलर नहीं है, तो उसको वाइट करने के लिए हमें उन्हें ब्लीच करना पड़ता है या विरंजन करना पड़ता है। और इस ब्लीचिंग की जरूरत इसलिए होती है कि हमें जो भी पर्टिकुलर शेड चाहिए, अगर हम उसको प्योर वाइट नहीं बनाएंगे, एकदम सफेद नहीं बनाएंगे, तो वो जो भी शेड हमें चाहिए रंग का, वो शेड प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उन्हें डाई के लिए पहले ब्लीच करना पड़ता है। कुछ रेशों में उनका प्राकृतिक रंग हटाया जा सकता है यानी ब्लीचिंग का असर होता है, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनमें से उनका कलर हटाया ही नहीं जा सकता, जैसे केवलार और कार्बन के रेशे। वस्त्रोपयोगी रेशों की अगली विशेषता है उनकी चमक या लश्चर। चमक का अभिप्राय है रेशे की आभा, उज्ज्वलता और जगमगाहट, यानी वो कितने चमकीले दिखाई देते हैं। किसी भी सतह की चमक उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश की मात्रा के साथ सीधे अनुपात में होती है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो पहला रेशा है उसकी बाहरी सतह अंडाकार है या एकदम समरूप है, तो अधिकतम प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ऐसा रेशा बहुत ज्यादा चमकीला होगा। जो आप बी शेप देख रहे हैं उसमें कुछ अनियमितता है, तो प्रकाश की सभी किरणें परावर्तित नहीं होती हैं, कुछ उसमें अवशोषित भी या रिडायरेक्ट अलग अलग दिशाओं में भी चली जाती हैं, तो उसकी चमक कुछ कम होगी। और जिन रेशों का व्यास समरूप नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, अनियमित आकार है, जैसा कि इस सी शेप में दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही कम चमकीले होते हैं। सूक्ष्म जो रेशे होते हैं उनमें प्रकाश परावर्तन के लिए अधिक सतह उपलब्ध होती है, तो उनकी चमक अच्छी होती है। जो भी चिकने रेशे होते हैं उनकी सतह भी खुरदुरे रेशों की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करने वाली होती है, तो वो भी अधिक चमकीले होते हैं। जो लंबे फिलामेंट से बने हुए रेशे होते हैं, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत अच्छी लंबाई आ जाती है, बीच बीच में कोई जॉइंट्स या रोए निकले हुए नहीं होते, तो उनकी चमक भी स्टेपल रेशों से बने धागों की या वस्त्रों की अपेक्षा अधिक होती है। जिन रेशों को बिना ऐंठन या कम ऐंठन के साथ में या ट्विस्टिंग जिनमें कम की जाती है धागा बनाने के लिए, तो उनको अगर काम में कम ट्विस्ट वाले जो धागे होते हैं वो अधिक चमकीले होते हैं, और जिनमें ट्विस्ट ज्यादा होते हैं वो धागे कम चमकीले होते हैं। प्राकृतिक रेशों की प्राकृतिक चमक उनको और अधिक मूल्यवान बना देती है। प्राकृतिक रेशों में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं और अगर चमक भी हो तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे आप देखिए, उदाहरण के लिए रेशम का जो रेशा है उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक एक बहुत ही खूबसूरत चमक होती है जो आंखों को बहुत अच्छी प्रतीत होती है, और वो होती है उसकी अनुप्रस्थ काट के कारण या उसकी चिकनी सतह के कारण। ये हमेशा ही रेशम को दूसरे रेशों से अधिक महत्वपूर्ण बना करके रखती है, और इसीलिए इसको रेशों की रानी कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। जबकि जो और प्राकृतिक रेशे हैं रेशम के अलावा,
उनकी अनुप्रस्थ काट असमरूप होती है, इसलिए उनमें चमक नहीं होती और वो प्राकृतिक रूप से मंद होते हैं यानी डल होते हैं, और उनकी चमक बढ़ाने के लिए उनमें कई तरह की परिसज्जाएं दी जाती हैं और कई तरह के प्रयास भी किए जाते हैं। विस्कोस रेशा धातुओं की तरह से बहुत ज्यादा चमकीला होता है, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें चमक होती है, इतनी ज्यादा चमक होती है कि ये आंखों को बहुत चुभती है। जैसे रेशम की चमक है वो आंखों को बहुत अच्छी महसूस होती है, लेकिन रेयॉन की चमक बहुत ज्यादा होती है और आंखों पर एक ग्लेयर या चकाचौंध सा उत्पन्न कर देती है। तो रेशम की नकल करने के लिए इस तरह के रेशों का निर्माण किया गया था, लेकिन इनकी चमक को कम करने के लिए धागे का जब निर्माण किया जाता है तो उसी समय उनमें मैट फिनिश लाने के लिए या चमक कम करने के लिए इनके लिए जो भी कताई के लिए घोल होता है उसमें विमंदीकारक पदार्थ डाल दिए जाते हैं, जैसे तेल या कोई पिगमेंट्स या वर्णक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिरेनियम डाइऑक्साइड। कई बार बहुत सारी परिसज्जाएं भी ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है धागे के ऊपर या धागे के अंदर, जिससे कि उसकी चमक को कम करके इच्छानुसार बदला जा सके, परिवर्तित किया जा सके। इन सभी विशेषताओं को पढ़ने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि घर्षण प्रतिरोधक क्षमता रेशे या वस्त्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन उपयोग में आते हुए विभिन्न प्रकार की रगड़ और घर्षण के कारण होने वाली टूट फूट से स्वयं को बचाता है। रेशे के भौतिक आकार के अंतर्गत उसकी अनुदैर्घ्य काट, अनुप्रस्थ काट, ऊपरी सतह की संरचना, अनियमितताएं और औसत लंबाई शामिल किए जाते हैं। सूक्ष्मता रेशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि उसकी अनुप्रस्थ काट की मोटाई को प्रदर्शित करती है। किसी भी रेशे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उसकी सूक्ष्मता कहलाता है। कोमलता वस्त्र के स्पर्श अनुभव के निर्धारण, उसके दबने और मुड़ने की क्षमता या लचीलेपन से संबंधित होती है और इन्हीं के अनुसार वस्त्रों के उपयोग तथा देखभाल निर्धारित किए जाते हैं। रेशे का रंग उसके सौंदर्य की अनुभूति और रंगाई के शेड के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक रेशे का अपना एक विशिष्ट रंग होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या संश्लेषित किया गया हो। चमक का अभिप्राय है रेशे की आभा, उज्ज्वलता और जगमगाहट। रेशे की चमक रेशे के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश की मात्रा के साथ सीधे अनुपात में होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो प्रश्न करने हैं इन सभी विशेषताओं से संबंधित जो आज हमने पढ़ी हैं। पहला प्रश्न है, घर्षण प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं? वस्त्रों में घर्षण प्रतिरोधकता का गुण होना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 2, रेशे का रंग उसके सौंदर्य अनुभूति और रंगाई के शेड में, इसके संदर्भ में रेशे का रंग का क्या महत्व है? नेक्स्ट, सूक्ष्मता की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्मता वस्त्र के किन किन गुणों को प्रभावित करती है, समझाइए। कोमलता किसे कहते हैं? रेशों की कोमलता का वस्त्र निर्माण के लिए क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 5, रेशे की चमक का महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, रेशे के भौतिक आकार से आप क्या समझते हैं?
इस वीडियो में जो भी इमेजेस काम में लिए गए हैं उनको हमने गूगल इमेजेस से कॉपी किया था और इसके लिए हम गूगल इमेजेस के आभारी हैं। कि आपको ये वीडियो में जो भी विशेषताएं बताई गई हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है या आप इससे संबंधित कोई भी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मेरी क्लासरूम से आप जुड़े हुए हैं तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। तो सीखते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए।